ताज़ीरात पाकिस्तान और ज़ाब्ता फ़ौजदारी इस बर्रे सगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ के अता करदा कवानीन हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान जो कभी ताज़ीरात हिंद कहलाता था 6 अक्टूबर 1860 को नाफिज किया गया। अंग्रेज़ को लाल कला दिल्ली पर यूनियन जैक का परचम लहराए सिर्फ 3 साल हुए थे। इस 3 साल के अरसे में अंग्रेज़ ने हर उस शख्स को इबरतनाक मौत की सजा दी जिसने उसके खिलाफ सिर्फ हथियार ही नहीं उठाए थे, बल्कि जिसने कभी अपनी तकरीर, तहरीर या गुफ्तगू से भी ताजे बरतानिया के लिए नफरत का इजहार किया था। लिखने, तकरीर करने, गुफ्तगू करने और हथियार उठाने वाले सब के सब अंग्रेज की नजर में बराबर के गद्दार थे। दिल्ली शहर के चौकों और चौराहों पर मुसलमान उलमा की लाशें कई दिनों तक लटकाई गई थीं ताकि आम लोग इबरत हासिल करें। गालिब अपने एक खत में तहरीर करता है कि दरख्तों पर मुसलमानों की लाशें बिया के घोंसलों की तरह लटकी हुई नजर आती हैं। अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान को बजोरे शमशीर फतह कर चुका था। 1857 की जंग आज़ादी तक की पूरी एक सदी अंग्रेज की मकामी हाकिमों से लड़ाई की सदी है। मैसूर की रियासत सबसे सख्त जान थी, जिसको फतह करने के लिए 1767 से 1799 तक अंग्रेज ने 4 जंगें लड़ी और आखिर में मीर सादिक जैसे गद्दारों की मदद से टीपू सुल्तान को शहीद करके मैसूर पर कब्जा कर लिया। बरतानिया के शहर एडम्बरा की पहाड़ी पर एक कला है जिसे म्यूजियम का दर्जा दिया गया है। उसमें टीपू सुल्तान की तलवार, जरा बख्तर और दीगर अशिया रखी गई हैं। ये अशिया एडम्बरा के रहने वाले उस सिपाही को मिली थी जिसने टीपू सुल्तान को शहीद किया था। इन नवादिरात पर एक इबारत दर्ज है। टीपू सुल्तान की मौत अंग्रेज के लिए इतना बड़ा वाकया थी कि पूरे मुल्क में खुशी की वजह से छुट्टी कर दी गई थी। आखिरी मार्का 1849 में गुजरात के कस्बे चीलियांवाला में हुआ, जिसमें फतह के बाद पंजाब से सिखों की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। इस फतह के बाद दिल्ली में बैठा बहादुर शाह जफर अब एक महसूर शख्स था जो बराए नाम फरमा रवाए हिंदुस्तान था। दिल्ली के शहर में जब मनादी करने वाला कोई सरकारी ऐलान सुनाता तो कहता, मुल्क अल्लाह का, हुकूमत बादशाह की और हुक्म कंपनी बहादुर का। इन हालात में जब जज्बा जिहाद से सरशार चंद अफराद ने कंपनी बहादुर के खिलाफ बगावत का ऐलान किया तो पूरा हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। दिल्ली की जामे मस्जिद से जिहाद का फतवा जारी हुआ और लोग जनरल बख्त खान और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी के साथ मिलकर अंग्रेज से लड़ने लगे, जबकि दूसरी जानिब अवाम की खामोश अक्सरियत थी। लेकिन आम आदमियों में भी कुछ गद्दाराने वतन शख्सियात ऐसी थीं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपने अपने इलाकों से जंगजुओं के काफिले रवाना किए। दिल्ली के सबसे करीबी खित्ते पंजाब के जमींदार, चौधरी, मशाइख उज़्ज़ाम और गद्दी नशीन पीर इस कारे खैर में शामिल थे। हिंदुस्तान के हर खित्ते का एक मीर जाफर और मीर सादिक था जिसने अपनी निगरानी में काफिले रवाना किए और उन्होंने मुसलमान बादशाह बहादुर शाह जफर की हुकूमत उलटने और अंग्रेज का इक्तदार कायम करने में अंग्रेज फौज को मदद दी। तारीख इन नामों से न सिर्फ आशना है बल्कि यहाँ तक दर्ज है कि कौन कितनी फौज लेकर आया था। अंग्रेज ने अपने इक्तदार के लिए 1843 में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से नौजवान भर्ती करके फ्रंटियर फोर्स नाम की इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाई जिसे 59 सिंडर राइफल कहा जाता था। इस रेजिमेंट को पंजाब से बनाई जाने वाली गैर मुनज्जम फोर्स पंजाब इर्रेगुलर फोर्स में 1856 में जम कर दिया गया और ये मशहूर फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट कहलाई। इस रेजिमेंट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जवान शामिल थे। जंगी आजादी में इस रेजिमेंट को ये एजाज हासिल हुआ कि जब लाल किला पर हमला किया गया तो उस वक्त किले में मौजूद मुसलमान सिपाहियों ने इसका बड़ा गेट बंद करना चाहा तो इस रेजिमेंट के एक नौजवान ने कमाल बहादुरी से उसे रोका, जिसकी वजह से उसकी गर्दन दरवाजे के बीच आ गई और इतनी देर में अंग्रेज फौज पहुंच गई और किले के खुले दरवाजों से अंदर दाखिल हो गई। इस गद्दारे वतन की याद में मुद्दतों फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के अफसरान अपने तकरीबाती मलबूस के कॉलर पर नीली पट्टी पहनते रहे क्योंकि उस गद्दार की गर्दन किले के दरवाजे में आने की वजह से नीली हो गई थी। 1857 के बाद के 3 साल अंग्रेज ने अपनी इसी फौज के जरिए ही हिंदुस्तान में जबरन अमन कायम किया और अवाम पर अपनी हुकूमती रिट मुसल्लत की। फिर सबसे पहले ताज़ीरात हिंद नाफिज हुआ और ठीक 6 माह बाद 1861 में पुलिस एक्ट आ गया और यूं ताजे बरतानिया के मातहत हिंदुस्तान एक पुलिस स्टेट में बदल दिया गया। पुलिस एक्ट में एक ओहदा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डेप्यूटी कमिश्नर का था जो हर जिले में एक मिनी वॉयसराय होता था। 20 साल इस बड़े सगीर को इसी तरह चलाया गया और हर तरफ से उठने वाली मकामी बगावतों को शिद्दत से कुचला गया। काले पानी की सजाएं और फांसी घाट सजाए गए और जब सब कुछ कुचल देने का इत्मीनान हो गया तो 1882 में ज़ाब्ता फौजदारी नाफिज किया गया जिसकी दफात 2 शख्सियात के गिर्द घूमती हैं, एक SHO और दूसरा डेप्यूटी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट।
अब अंग्रेज की फौज, सिविल सर्विस और पुलिस में तमाम मकामी अफराद भर्ती हो चुके थे और ये काले हिंदुस्तानी गोरे अंग्रेजों की हुकूमत को कायम रखने के लिए अपने भाइयों का सर कुचलने के लिए हर दम मुस्ताद और तैयार थे। अंग्रेज को अब सिर्फ जबानो बयान और तकरीर तहरीर से खतरा था। जरूरी हो गया था कि अब हर उस शख्स को गद्दार साबित किया जाए जो अंग्रेज के खिलाफ लिखता या बोलता है। उसके लिए एक लफ्ज कानून में रखा गया, उकसाना, और फिर इस उकसाने के लफ्ज का इस्तेमाल हर ऐसे शख्स पर किया जाने लगा जो ज़बानो बयान और तकरीर तहरीर से अंग्रेज के खिलाफ बोलता और लिखता था। ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 505 इसीलिए तख्लीक की गई, जो यूं थी: जो कोई भी ऐसा बयान, अफवाह या रिपोर्ट लिखे, शाया करे या फैलाए जिसका मकसद इश्तियाल दिलाना और जो मुमकिना तौर पर इश्तियाल दिलाने की वजह बने। अंग्रेज की इस दफ़ा में हमने ये इजाफा कर दिया: पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के किसी भी अफसर, सिपाही, सेलर या एयरमैन को बगावत, इर्तिकाब जुर्म या किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने से रोकने की कोशिश करे। यानी अगर कोई भी फर्द अपने घर में बैठे चंद दोस्तों के दरमियान भी कोई ऐसा जुमला बोलता है या आज के दौर में अपने ग्रुप के अफराद के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करता है, अपने फॉलोअर्स को ट्विटर या फेसबुक पर बताता है, तो वो दरअसल गद्दारी का इर्तिकाब कर रहा होता है। ऐन मुमकिन है कि इसकी ये बात किसी एक भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के फर्द ने सुनी ही ना हो, मगर उसके बावजूद भी उस पर बगावत का जुर्म और उकसाने का फेल साबित हो जाता है और इसके लिए मजीद किसी गवाही की जरूरत नहीं। ये कानून अंग्रेज की जरूरत थी क्योंकि उसे मालूम था कि वो बाहर से आया है और करोड़ों लोग उससे नफरत करते हैं, उसे बदेशी समझते हैं। इसलिए करोड़ों हिंदुस्तानी अंग्रेज की नजरों में गद्दार थे। लेकिन क्या 22 करोड़ अवाम भी पाकिस्तान की हुकूमत और उसके इदारों से वैसे ही नफरत करते हैं जैसी उस दौर के अवाम अंग्रेज की फौज से करते थे? अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो कानून सही है और हम सब गद्दार हैं। लेकिन गद्दारी की सनद और बगावत का ऐसा इल्जाम हमेशा अवामी गुस्से में इजाफा करता है और ऐसा मुसलसल इल्जाम ऐसे कवानीन नाफिज करने वालों की बिसात उलट देता है।